Assalamu alaikum class 8. Welcome to the 11th lecture of social studies. I am your teacher Sara Nadeem. Okay, we were studying chapter number 12, which is Pakistan's chronology 1970 to 2008. And this is the third lecture of this chapter. In the previous two lectures, we had studied page number 94, 95 and page number 96 till 1993 year. ओके इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को देख रहे हैं कि पाकिस्तानी पॉलिटिकल हिस्ट्री कहाँ से 1970 से लेके ईयर 2008 तक हम लोगों ने इसकी पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री इस चैप्टर में देखनी है। 1970 ईयर से बेसिकली स्टार्ट हुई है। 1970 में ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन हुई थी। वहां से हमने देखा कि किस तरह से सेपरेशन हुई थी, इंडिया का क्या रोल था, अफेक्ट क्या पड़े पाकिस्तान पे, क्या रीजंस थी उसकी। देन फिर हमने देखा जुल्फिकार अली भुट्टो आए एज अ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एज अ प्रेसिडेंट आए थे यस, एंड देन फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। फिर हमने उनकी पॉलिसीज के बारे में पढ़ा कि उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज आके स्टार्ट की पाकिस्तान में। देन हमने देखा उनकी डेथ के बारे में भी कि क्या रीजंस थी उनके डेथ सेंटेंस की। और फिर ज़ियाउल हक के बारे में पढ़ा, उनकी पॉलिसीज के बारे में पढ़ा कि कैसे उन्होंने इस्लामाइजेशन पॉलिसीज स्टार्ट की, पाकिस्तान में शरिया लॉ लाने की कोशिश की और लेकर भी आए थे। फिर उसके बाद बेनजीर भुट्टो के बारे में देखा, जबकि वो एग्जाइल से वापस आई, यहाँ आके इलेक्शंस लड़े और इलेक्शंस उन्होंने विन भी किए। और बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान मॉडर्न इस्लामिक स्टेट की पहली फीमेल पॉलिटिकल लीडर थी हमारी कंट्री में, हम पूरी इस्लामिक स्टेट में ओवरऑल तो पहली फीमेल पॉलिटिकल लीडर थी। फिर हमने देखा उनकी गवर्नमेंट को हटा दिया, खत्म कर दिया गया। फिर इलेक्शंस हुए, उसमें नवाज शरीफ आए, उनकी गवर्नमेंट भी खत्म हो गई, कुछ टाइम बाद रिजाइन कर दिया उन्होंने। फिर इलेक्शंस हुए तो उसमें फिर बेनजीर भुट्टो ने विन किया। एंड देन हमने फर्दर आगे देखना है कि इन चैप्टर्स में कहाँ आगे फर्दर क्या हुआ। 1996 ईयर से हमने आज स्टडीज इस चैप्टर की स्टार्ट करनी है और साथ ही हमने कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है जो कि इस लेक्चर से रेलिवेंट है। ओके सो दिस इज द इमेज ऑफ पेज नंबर 96। हम 1993 तक पढ़ चुके हैं। ऊपर से हमने सारी इमेजेस जो हैं जो पिक्चर्स हैं पॉलिटिकल लीडर्स की वो भी हमने साथ साथ देखी हैं, जो जिनके बारे में हमने पढ़ा, साथ साथ उनकी इमेज भी देखी, पिक्चर भी देखी बाय फेस। और आज हमने 1996 से स्टार्ट करने के फर्दर आगे क्या हुआ था। एंड दिस इज द इमेज ऑफ पेज नंबर 97। पेज नंबर 97 हमने पूरा पढ़ना है, जिसमें हम बेसिकली मुशर्रफ के बारे में पढ़ेंगे और फर्दर भी देखेंगे क्या क्या कुछ हुआ 1998 में, फिर देन 99 में, देन 12 अक्टूबर 1999 को ऐसा क्या हुआ था कि उसके लिए अलग से पैराग्राफ उस डेट का बनाना पड़ा, उस एग्जैक्ट डे का। देन फिर 2001 एंड देन 9/11 के अटैक का भी पाकिस्तान पे क्या इफेक्ट पड़ा था, हमने इस पेज में ये देखना है, इस लेक्चर में ये देखना है बेसिकली। ओके सो फर्स्ट 1996 टू 97 सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई साल में 1996 के एंड में, प्रेसिडेंट लगारी ने, जो फारूक अहमद लगारी थे, उन्होंने बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया 1996 के एंड में। और भुट्टो की गवर्नमेंट पहले भी खत्म हुई थी करप्शन के इल्ज़ाम में बेनजीर भुट्टो की, ठीक है। ये जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो को मिक्स नहीं करना, जहाँ भी सिर्फ भुट्टो लिखा नजर आ रहा है आपको। जुल्फिकार अली भुट्टो की तो डेथ हो चुकी काफ़ी पहले। अब इस वक्त जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसमें बेनजीर भुट्टो के बारे में पढ़ रहे हैं, ओके। तो 1996 के एंड में बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट को अगेन खत्म कर दिया था, डिसमिस कर दिया था और इस दफा फिर आई थिंक कुछ करप्शन का इल्जाम लगा था यस पे, बेनजीर भुट्टो पे। देन न्यू इलेक्शंस हुए थे जो कि 1997 में हुए थे, जिसमें फिर से नवाज शरीफ ने पार्ट लिया था और विन किया था एक बहुत ह्यूज मेजोरिटी के साथ, और फिर अगेन वो प्राइम मिनिस्टर बने थे नवाज शरीफ। ये दूसरी दफा था। अब आप नोटिस करें, 2 दफा बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट आके खत्म हो चुकी है और ये दूसरी दफा अब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई है अब यहाँ पे। देन उसके बाद नवाज शरीफ ने आगे काम क्या स्टार्ट किए थे, उन्होंने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश की, इंडस्ट्री को मजीद बेहतर करने की कोशिश की, साथ साथ इन्होंने प्राइसेस कम की बहुत सी चीज़ों की, क्योंकि पाकिस्तान में इकोनॉमी बहुत बुरी कंडीशन में जाती जा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता, और महंगाई भी बढ़ती जा रही थी, जॉब्स कम हो गई थी, उन लोगों की जॉब्स भी थी। तो आगे उन्होंने ये काम करने की कोशिश की थी नवाज शरीफ ने, और किए भी थे। लेकिन उसकी रीज़न यही थी, इकोनॉमी इतनी बुरी तरह से फेल हो रही थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्योंकि कंट्री में थी ही नहीं, बार बार गवर्नमेंट चेंज हो रही है, हर थोड़ी देर गवर्नमेंट चेंज हो रही थी, जिसकी वजह से अफेक्ट सारा इकोनॉमी पे पड़ रहा था। फिर उसके बाद नेशनल असेंबली में एक लॉ पास कराया नवाज शरीफ ने, जिसमें क्या हुआ कि प्रेसिडेंट की पावर को खत्म कर दिया गया कि वो पार्लियामेंट को अपनी मर्जी से खुद से डिसमिस नहीं कर सकते, पार्लियामेंट को नहीं खत्म कर सकते।
नहीं हटा सकते पूरी गवर्नमेंट को, जैसे पिछले 2 से 3 बार हो चुका था, 2 बार हो चुका था। भुट्टो की गवर्नमेंट को, बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट को खत्म किया गया, पूरी पार्लियामेंट खत्म कर दी गई और फिर इलेक्शंस हुए दोबारा से। इसी तरह नवाज शरीफ का भी पहले एक दफा हुआ था, लेकिन नवाज शरीफ, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, नवाज शरीफ ने कोर्ट में चले गए थे और कोर्ट ने उनको फिर से रीइंस्टेट कर दिया था उनकी पोस्ट पे, वरना प्रेसिडेंट ने तो इनको भी हटा दिया था नवाज शरीफ को फर्स्ट टाइम पे। फिर बाद में दोनों ने मिलकर रिजाइन कर दिया था और फिर इलेक्शन लड़े दोबारा से, लेकिन इलेक्शन विन नहीं कर सके, इलेक्शन जीते फिर बेनजीर भुट्टो ने। खैर, यहाँ पे एक तो नवाज शरीफ ने ये डाउट, उनको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस दफा फिर प्रेसिडेंट किसी ना किसी इल्जाम में उनकी जो पार्लियामेंट है, उनकी जो पूरी गवर्नमेंट है, उसको खत्म कर दें। तो इसके चलते उन्होंने अपने आप को सिक्योर करने के लिए उन्होंने यहाँ से उनको ये एक लॉ पास करवाया असेंबली में, और नेशनल असेंबली में लॉ पास हो भी गया सबकी मेजोरिटी वोटिंग के साथ इस तरह से। फिर एक और काम जो एक बहुत ज्यादा हुआ, पाकिस्तान बोरोड ह्यूज सम्स ऑफ मनी फ्रॉम आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक टू बूस्ट इट्स फेलिंग इकोनॉमी, कि उस वक्त बहुत से नवाज शरीफ ने कर्जे लिए आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से, जिसकी वजह से, मतलब कर्जे लिए थे इसलिए कि इकोनॉमी को बेहतर किया जा सके। हमारी इकोनॉमी वैसे ही बहुत लोअर उस पर जा रही थी, तो उसको बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, बेहतर करने के लिए बहुत जरूरत थी पैसों की। सो उन्होंने बहुत लोन लिए और वो लोन आज तक हम भुगत रहे हैं बेसिकली। खैर, फिर प्रेसिडेंट लगारी ने रिजाइन कर दिया था। रिजाइन करने की रीजन यहाँ पे लिखी नहीं है, लेकिन बेसिकली इशू कुछ गवर्नमेंट में ही हुए थे उनके आपस में, जिसकी बेस पे उन्होंने रिजाइन कर दिया था। और रिजाइन किया था दिसंबर 1997 में। और फिर आए थे नवाज शरीफ के फ्रेंड मोहम्मद रफीक तारड़ साहब, यस। लेकिन इनकी पिक्चर अलग से बुक में नहीं बनी हुई, सो मैंने यहाँ पे नेट से लेके अटैच किया था, या इंक्लूड किया ताकि आप लोग को बाय फेस भी इनका पता हो। ओके, उसके बाद हु रीइंफोर्स द प्राइम मिनिस्टर्स पावर, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पावर को मजीद स्ट्रॉन्ग कर दिया। बेसिकली रीइंफोर्स का यहाँ पे ये मतलब है कि आप देखें ना, नवाज शरीफ ने, अभी हमने यहाँ पे देखा, नवाज शरीफ ने लॉ पास कराया जिसमें प्रेसिडेंट की पावर कम कर दी गई, जो एक प्रेसिडेंट को एक सबसे बड़ी अथॉरिटी थी। इन्होंने यहाँ पे आके, नवाज शरीफ के फ्रेंड आए, इन्होंने नवाज शरीफ को पूरा सपोर्ट किया। नवाज शरीफ जो प्रेसिडेंट थे, सॉरी प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर को और ज्यादा स्ट्रेंथ मिली। उनका खुद अपने, मतलब एक होता है ना, जस्ट लाइक अ सेरेमोनियल फिगर, हमने पढ़ा था, ज्यादा कोई रोल नहीं, सिर्फ कहने को थे। नो, मेन चलती नवाज शरीफ की थी। उन्होंने पूरी तरह से, हर तरह से सपोर्ट किया नवाज शरीफ को इन्होंने भी, और यही सबसे बड़ा फायदा था नवाज शरीफ को अपने दोस्त को लाने का। वरना आप देखें ना, डेमोक्रेटिक और ये जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होता है, इसमें सबसे जो मेजर पोस्ट होती है, सबसे बड़ी एक पोस्ट होती है, एक लार्जेस्ट लेवल पे, वो प्रेसिडेंट की होती है। जैसे आप यूएसए में देख लें, यूएसए में भी ऐसी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं और वहां पे भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, पूरी पार्लियामेंट और नेशनल असेंबली होती है। लेकिन वहां पे जो आपने देखा होगा, सबसे ज्यादा एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर है, वो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ट्रंप। जबकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो प्रेसिडेंट प्रोमिनेंट फिगर है हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, वो प्राइम मिनिस्टर की है। जैसे इमरान खान, आपने देखा भी होगा, प्रेसिडेंट का कहीं बहुत ज्यादा रोल हमें यूजुअली गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में रोल नजर नहीं आता, ठीक है, क्योंकि मोस्टली हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली, गवर्नमेंट के रूल्स की, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है। ओके क्लास, मैंने यहाँ पे पेज नंबर 94 की इमेज इंक्लूड की है। यहाँ पे एक्चुअली पेज नंबर 94 पे बहुत सारी पॉलिटिकल इमेजेस की, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडर्स की पिक्चर्स बनी हुई हैं, जिसमें से हमने ऑलमोस्ट सारी जो है साथ साथ पढ़ ली हैं, और जिनकी नहीं भी पढ़ी अभी न्यू पिक्चर्स हैं, कुछ नीचे रह गई हैं, वो फर्दर हम अभी आगे पढ़ लेंगे। लेकिन मोहम्मद रफीक तारड़ की इमेज यहाँ पे बनी हुई है, लेकिन वहाँ पे नहीं थी आगे। सो काइंडली यहाँ पे आप लोग पेंसिल से इस पेज पे नेम लिख लें मोहम्मद रफीक तारड़ साहब का, कि आप लोग को याद रहो। पेपर में जब यहाँ बुक में बनी हुई है तो ऑब्वियसली पेपर में भी पूछी जा सकती है आपसे, तो आप यहाँ पे नेम लिख लें यहाँ पे पेंसिल से, ठीक है। अपनी बुक्स अपने साथ रखा करें लेक्चर लेते वक्त, और इंपॉर्टेंट लाइन्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन किया करें, नोट किया करें अपनी बुक्स पे। ओके देन, ईयर 1998 में फर्दर क्या हुआ था, नेक्स्ट पेज नंबर 97 स्टार्ट किया हमने, इसमें 1998 ईयर से अब यहाँ पे जो न्यूक्लियर, जो बॉम्ब एक्सप्लोड, न्यूक्लियर टेस्टिंग जो की गई थी पाकिस्तान में, उसकी बात की गई है। एक्चुअली में जो ये बहुत, आप सबको ऑलमोस्ट आइडिया होगा ही कि पाकिस्तान ने जो थे चागी, जो कि बलूचिस्तान के एक एरिया, वहाँ पे न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी मई में 1988 में, एंड टू बी स्पेसिफिक 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड किए थे, और एक तरह से अपनी पावर को एक दुनिया को दिखाया था कि हम भी एक न्यूक्लियर पावर है, हम भी एक तरह से स्ट्रांग है। लेकिन वो बेसिकली उससे पहले ही मई के मिड मई में, यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया लाइन, ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इंडिया कंडक्टेड 5 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट एक्सप्लोजन फ्रॉम 11 मई टू 13 मई 1998।
तो मिड मई में 11 मई से 13 मई तक 5 न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो थे इंडिया ने एक्सप्लोड किए थे, और एक तरह से दुनिया को दिखाया था, बताया था एक तरह से कि यस वो न्यूक्लियर पावर है। वरना हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि 1993 में यस दोनों कंट्रीज ने एक्सेप्ट कर लिया था कि दोनों कंट्रीज के न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है दोनों कंट्रीज के पास, है उस पर वर्किंग हो रही है। वरना वर्किंग तो बहुत पहले से हो रही थी, तो फाइनली तब एक्सेप्ट कर लिया था। और जो शो ऑफ किया गया था उस चीज का, दुनिया को दिखाया गया था, वो मई 1998 में हुआ था। पहले इंडिया ने किया था, उसके जवाब में देन पाकिस्तान ने किया था, क्योंकि पाकिस्तान भी बहुत स्ट्रांग था, पाकिस्तान के भी न्यूक्लियर पावर आ चुकी थी, हम लोग उस पर काम कर रहे थे और न्यूक्लियर बॉम्ब्स हम बना चुके थे। लेकिन इस सब के बाद इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशंस थे वो थोड़े से, बहुत टेंशन आ गई थी, दोनों कंट्रीज एक तरह से स्ट्रांग हो गई थी, और वॉर्स तो हमारी इतनी ज्यादा चल रही थी, तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स की वजह से मजीद टेंशन क्रिएट हो गई थी दोनों साइड पे, कि अब तो और ज्यादा स्ट्रांग होगी। और हमारी तो इंडिया पाकिस्तान की वॉर्स तो ऐसी हुई है कि जरा जरा से हमले और वॉर्स हो गई जरा जरा से इश्यूज पे। जैसे 1965 की वॉर देख लें, 1948 में वॉर हुई थी कश्मीर पे ही, न फिर 1965 में हुई, 71 में हुई, फिर उसके बाद कारगिल की वॉर हुई, जो कि हमने नेक्स्ट आगे पढ़ना है। खैर, तो टेंशन मजीद आगे बहुत ज्यादा बढ़ गई थी इन न्यूक्लियर टेस्टिंग, मतलब न्यूक्लियर पावर जब से दोनों कंट्री बने उसके बाद से दोनों कंट्रीज में। वैसे भी रिलेशंस अच्छे तो कहीं से रहे ही नहीं थे इंडिया पाकिस्तान के दोनों दरमियान। उसके बाद से इंडिपेंडेंस के बाद से दोनों कंट्रीज में कोई बहुत अच्छे रिलेशंस तो वैसे ही नहीं रहे थे। ओके, 1999 में फर्दर क्या हुआ था, बेनजीर भुट्टो एंड हर हस्बैंड वर फाउंड गिल्टी ऑफ करप्शन इन अ पाकिस्तानी कोर्ट। बेनजीर भुट्टो और उनके हस्बैंड पे जो करप्शन का इल्जाम था वो फाइनली प्रूव हो गया था, और कोर्ट ने उन्हें गिल्टी प्रूव कर दिया था कि वो मुजरिम है, उन्होंने करप्शन की है। और उन दोनों को, बेनजीर भुट्टो को भी और उनके हस्बैंड को भी, पूरे सेंटेंस टू प्रिजन, जेल कैद की सजा दी गई थी, एंड फाइंड और जुर्माना भी हुआ था, 8.6 मिलियन यूएस डॉलर पे जुर्माना हुआ था। लेकिन उस टाइम पे बेनजीर भुट्टो जो थी अपनी कंट्री में, पाकिस्तान में नहीं थी, यूके में थी, तो फिर वो यूके में ही रही थी अक्टूबर 2007 तक, एग्जाइल में, जिला वतनी के तक, मतलब उनको जिला वतन कर दिया गया, तो फिर वो इतने टाइम तक वहीं पे रही थी। लेकिन उनके हस्बैंड के बारे में आप सबको पता होगा, जो कि आसिफ अली जरदारी साहब हैं, बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने पाकिस्तान के। लेकिन खैर, उस वक्त उनके हस्बैंड को भी जेल में, वो क्योंकि पाकिस्तान में ही थे, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको जेल की जो पनिशमेंट थी उनको वो इतनी टाइम की गुजारनी पड़ी, उन्होंने फिर वो जेल में रहे थे काफी टाइम। इस सब के दौरान इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जो थे 1999 में, वो वाजपेयी साहब थे। न्यू दिल्ली से लाहौर आए थे ट्रैवल करके, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी और जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, इन दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था कि दोनों कंट्रीज जो है न्यूक्लियर वेपन्स को यूज नहीं करेंगी। एग्रीमेंट दोनों ने साइन किया था, क्योंकि सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी दोनों कंट्रीज के दरमियान, मजीद वो जो एक टेंशन थी वो बढ़ती जा रही थी, तो सबको कम करने के लिए एग्रीमेंट को साइन किया गया था। लेकिन बाद में मसला और बढ़ गया जब कश्मीर में कन्फ्लिक्ट इन कश्मीर और ज्यादा खराब हुआ, क्योंकि मेन हमारे कन्फ्लिक्ट की रीजन ही कश्मीर था, और भी बड़ी रीजन थी वैसे तो, लेकिन मेन जो सबसे बड़ी कन्फ्लिक्ट की रीजन थी वो कश्मीर ही तो था। लेकिन कश्मीर का इशू और ज्यादा खराब हुआ कारगिल एपिसोड के बाद। कारगिल बेसिकली कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर का बेसिकली डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर पे। उस वक्त जो था इंडिया ने अटैक कर दिया था। ये जो एग्रीमेंट साइन करने के बाद ये हुई थी कश्मीर कारगिल वॉर हुई थी, बेसिकली 2 मंथ्स जो चलती रही थी, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, यस राउंड अबाउट 2 मंथ्स चलती रही थी। और इसको ऑपरेशन विजय भी कहा जाता है यूजुअली, जो कि इंडिया ने वॉर बहुत एक क्लियर विन थी इंडिया की तरफ से। इंडिया ने उस वॉर को विन किया था, दोनों तरफ से सोल्जर्स मारे गए थे काफी, पाकिस्तान के कोई अराउंड 400 सोल्जर्स किल हुए थे इस वॉर में, और इंडिया के 500 प्लस सोल्जर्स की डेथ हुई थी इस वॉर में। लेकिन इंडिया एंड पे विन कर गया था, जीत गया था, पाकिस्तान ने स्टेप बैक कर लिया था इसमें कारगिल वॉर में। तो ये एक वॉर भी, उसके बाद भी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी इंडिया में। तो इवन इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है अभी भी, क्योंकि इंडिया के लिए बहुत बड़ी वॉर थी, तो उनके इस डे को हर साल बहुत उससे सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे हम 6 सितंबर, वो सितंबर वाली वॉर जो हमने जीती थी 1965 की, उसको अभी तक सेलिब्रेट करते हैं, हमने वो विन की थी। इंडिया में कारगिल वॉर के डे को सेलिब्रेट किया जाता है जब इंडिया ने विन किया था अभी भी। और बाकी यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है पेज नंबर 114 का, आपकी बुक के पेज नंबर का आप यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है। आप लोग अपनी बुक में ये पेज नंबर, चैप्टर नंबर 14 है आपके बुक का, और 114 पेज पे कश्मीर और कारगिल की बात की हुई, कश्मीर कन्फ्लिक्ट की बात की हुई, जरूर पढ़िएगा। आप लोग को मजीद उसके बारे में अपने तौर पे जरूर पढ़िएगा, आपको मजीद कारगिल और इन कश्मीर के बारे में कुछ चीजों का पता लगेगा उस चैप्टर में भी।
जिसमें बेसिकली चैप्टर 14 में इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स की बात की हुई, इंटरनेशनल इश्यूज और प्रॉब्लम्स की बात की हुई, लेकिन आप लोग अपने तौर पे कश्मीर को जरूर पढ़िएगा और बहुत हद तक आपको आइडिया होगा इन चीज़ों का। ओके 12 अक्टूबर 1999, अब एक स्पेसिफिक दिन पे क्या हुआ था। बेसिकली जनरल परवेज मुशर्रफ जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, कमर्शियल फ्लाइट में थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपको पता है आर्मी का एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, एक ओहदा होता है, एक रैंक होता है आर्मी का एक बहुत बड़ा। तो जनरल परवेज मुशर्रफ उस टाइम पे आर्मी के जो थे चीफ थे, तो एक कमर्शियल फ्लाइट में थे जिसमें पैसेंजर्स भी थे और यूजुअली आर्मी स्टाफ भी था, और श्रीलंका से कराची वापस आ रहे थे। लेकिन उस वक्त तब नवाज शरीफ ने ऑर्डर दिया कि कोई ये जो प्लेन है पाकिस्तान में किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड नहीं करेगा, बेशक फ्यूल खत्म हो जाए, कुछ भी मसला है, लेकिन पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट पे इस प्लेन को लैंड नहीं करना चाहिए। उस वक्त नवाज शरीफ को मसला था आर्मी से, उनको डर था कि कहीं फिर से मार्शल लॉ न लग जाए, उनकी गवर्नमेंट ना खत्म हो जाए। उन्होंने इस तरह का ऑर्डर दिया। और एक और चीज, जो कारगिल वॉर हुई थी उसमें मुशर्रफ भी बहुत हद तक एक्टिव थे, क्योंकि आर्मी स्टाफ थे ना वो। तो 1999 मिड 1999 में हुई थी ये कारगिल वॉर, तो वहां मुशर्रफ का एक बहुत बड़ा रोल था, बहुत एक्टिव थे। और कुछ उस वक्त क्लेम जो था नवाज शरीफ पे आया था कि उसकी पॉलिसीज पे उसको ख्याल रखना चाहिए था, कुछ ब्लेम उस पर आया था तो नवाज शरीफ पे। तो उनको नवाज शरीफ को जब डाउट था, उन्होंने इस तरह का ऑर्डर दिया, लेकिन फायदा कोई नहीं हुआ। अच्छा, यस, ही इंटेंडेड टू रिप्लेस मुशर्रफ बट द आर्मी स्टाफ आउटस्टेड मतलब एक्सपेल कर देना, निकाल देना। नवाज शरीफ एंड द गवर्नमेंट वाज ओवरथ्रोन। कोशिश ये थी कि मुशर्रफ को बिल्कुल आर्मी के रैंक से हटा दिया जाए, मुशर्रफ का कोई ज्यादा रोल ना हो। ये परवेज मुशर्रफ की आपकी बुक में इमेज बनी हुई है, जनरल परवेज मुशर्रफ। लेकिन फायदा कोई नहीं हुआ था। आर्मी स्टाफ ने मुशर्रफ का साथ दिया था और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को निकाल बाहर किया था। और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट एक दफा फिर आके बिल्कुल इसी की, नवाज शरीफ की कुछ अपनी ही गलतियों की वजह से उनकी गवर्नमेंट खत्म हो गई थी दोबारा से। फिर आए थे मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ। Musharraf took over control of the country but kept Tadar, yes, sorry if I'm wrong in this pronunciation, Tadar साहब, yes, as president for the time being। तो प्रेसिडेंट जो थे वो वही रहे थे, लेकिन मुशर्रफ ने ओवरऑल कंट्रोल जो था कंट्री का संभाल लिया था अपने तौर पे। नवाज शरीफ पे बहुत से इल्जाम लगे, जेल उम्र कैद की सजा मिल गई उनको, लेकिन उनको और उनकी पूरी फैमिली को बाद में माफी दे दी गई थी और उनको जिला वतन, लेकिन माफी देने के साथ साथ एक काम ये किया था, उनको कंट्री से निकाल के हमेशा हमेशा के लिए कहा गया था कि कंट्री में नहीं आएंगे, और सऊदी अरब भेज दिया गया था। और सऊदी अरब ने एक्सेप्ट भी किया था नवाज शरीफ को, उन्होंने कहा था कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे, हमें कोई इशू नहीं। तो सऊदी अरब भेज दिया गया था और नवाज शरीफ काफी टाइम फिर वहां रहे थे सऊदी अरब में। ओके देन 2001 में, अब इस ईयर में क्या हुआ था, एन अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस वाज बिगिन बाय अ स्पेशल ब्यूरो सेटअप बाय जनरल मुशर्रफ। आप सभी ने नैब का नेम सुना होगा, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, जो कि 1999 में मुशर्रफ ने बनाया था। जब इसने देखा था पॉलिटिक्स की ये सिचुएशन है, इतनी खराब सिचुएशन चल रही है, जो नवाज शरीफ की कुछ वो हरकतें थी, उस सब के बाद चलते हुए एक ये देखने के लिए अकाउंटेबिलिटी के हर कोई इस काबिल है कि नहीं, अकाउंटेबल है कि नहीं उस पोस्ट के, जिस पोस्ट पे वो है। तो एक स्पेशल ब्यूरो बनाया, एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको नैब कहा जाता है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। 1999 में मुशर्रफ ने बनाया था यही सब अकाउंटेबिलिटी चेक करने के लिए हर बंदे की। सुप्रीम कोर्ट वैलिडेटेड द आर्मी टेक ओवर, सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी थी, आर्मी ने जो टेक ओवर किया था कंट्री को, उसकी परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने दे दी थी। लेकिन साथ साथ ही 3 ईयर डेडलाइन दी थी इलेक्शंस के लिए, कि उन्होंने कहा था कि 3 साल का आपको टाइम दे रहे हैं, आप कंट्री की सिचुएशन को बेहतर करें, लेकिन 3 साल बाद आप दोबारा से इलेक्शंस करवाएं कंट्री में, और एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, वो आनी चाहिए कंट्री में। लेकिन खैर उसके बाद जून 2001 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने फाइनली एक ओथ लिया था, हल्फ उठाया था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के तौर पे। और लोकल बॉडीज पोल्स के आम जो पोल्स होते हैं, द प्रोसेस ऑफ वोटिंग इन एन इलेक्शन, तो पोल्स प्लान हुए थे, आम इलेक्शन जो छोटे छोटे लेवल पे होते हैं वो प्लान हुए थे, ताकि आम लोगों को भी पावर में आने का मौका मिले, गवर्नमेंट में आने का मौका मिले, अपना वो लोग भी रोल प्ले कर सकें। डेवोल्यूशन ऑफ पावर हमने वैसे प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था डेवोल्यूशन ऑफ पावर के बारे में। यस, डेवोल्यूशन ऑफ पावर के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, और जिसमें हमने पढ़ा था कि जो लोअर लेवल आम जो तबका है उनको अथॉरिटी दी जाए, लोकल बॉडीज के लोकल जो आम लोग हैं उनको गवर्नमेंट में लाया जाए। तो इस तरह से इलेक्शंस प्लान हुए थे, इलेक्शंस हुए थे डेवोल्यूशन ऑफ पावर को लाने के लिए। पॉलिटिकल चेंजेस एंड नेशनल कंडीशंस हैड नेगेटिव इफेक्ट ऑन द नेशनल इकोनॉमी। ये पॉलिटिकल चेंजेस और ये जो आसपास की कंडीशंस थी, ये वॉर, इस सब की वजह से इकोनॉमी पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था, जो कि इकोनॉमी तो हमारी किसी तरह से स्टेबल हो ही नहीं पा रही थी, कि मतलब इतनी ज्यादा
सिचुएशन खराब ही होती जा रही थी इकोनॉमी के नाम पे। तो देन 9/11 का के बारे में आप सभी ने ऑलमोस्ट जरूर सुना होगा। 9/11 का इंसिडेंट एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था। 9/11 का पहले इंसिडेंट की बात करते हैं। 9/11 बेसिकली इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 9/11 इज बेसिकली 11 सितंबर। यस, 11 सितंबर। 9 इज द मंथ ऑफ 9 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर एंड 11 इज द डेट। 11 सितंबर को ये अटैक, टेररिस्ट अटैक हुआ था न्यूयॉर्क में ट्विन टावर्स पे। ट्विन टावर्स बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 टावर्स थे जिन पे टेररिस्ट अटैक हुआ था। उनको पहले हाईजैक किया गया था, फिर उस पे ब्लास्ट हुए थे और इतने सिवियर ब्लास्ट हुए थे कि कुछ ही देर में ये पूरी जो इतने बड़े बड़े टावर्स थे, बिल्कुल आपको जैसे इमेज में दिखाया हुआ है, बुक से मैंने इमेज लिया, बुक में लिखा हुआ है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई थी पूरी बिल्डिंग। इतने सिवियर ब्लास्ट और बहुत डेथ्स हुई थी और एक बहुत बहुत मतलब एक सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक और ये डिजास्टर समझा जाता है 9/11 का अटैक। और उसके बाद हर कंट्री पे इफेक्ट पड़ा था और बेसिकली इल्जाम लगा था मुसलमानों पे, अफगानिस्तान पे इल्जाम लगा था, इसका ब्लेम लगा था कि अफगानिस्तान ने अटैक मतलब हेल्प अफगानिस्तान ने करवाया, अफगानिस्तान पे तालिबान की तरफ से इल्जाम लगा था। और एक बहुत बड़ा नाम जो एक प्रोमिनेंट हुआ था उस टाइम पे, उसामा बिन लादेन का नेम उसी वक्त प्रोमिनेंट हुआ था, तब निकला था जब 9/11 के अटैक हुए थे। उसामा बिन लादेन पे बेसिकली इल्जाम लगा था कि उसने अटैक करवाए हैं। उसके बाद से उसामा बिन लादेन काफी टाइम तो मिला ही नहीं ना, अभी भी किधर है कहाँ है कुछ नहीं पता। यूएसए क्लेम करता है कि उसामा बिन लादेन को वो मार चुके हैं, बेसिकली एक पाकिस्तान से मिला था, वो मार चुके हैं उसामा बिन लादेन को। लेकिन खैर वो एक अलग स्टोरी है। ट्विन टावर्स पे टेररिस्ट अटैक हुआ था और उसके बाद ये कुछ बिल्डिंग बस कुछ यही रह गई थी। इन्होंने दिखाई हुई स्मोल्डरिंग रिमेन्स ऑफ द ट्विन टावर्स न्यूयॉर्क, द आफ्टरमैथ ऑफ द 9/11 अटैक्स। स्मोल्डरिंग कहते हैं सुलगना, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग स्लोली विद स्मोक बट नो फ्लेम, कि जो चीज बिल्कुल जो है जल रही है लेकिन स्मोक है लेकिन कोई आग नहीं निकल रही। तो ये अंदर से बिल्कुल ये इतनी डिजास्टर्स के बाद से कंडीशन हो गई थी। आफ्टरमैथ कहते हैं बात के कॉन्सिक्वेंसेस को, रिजल्ट्स को, उसके बाद जो हुए तो डिजास्टर जो था कुछ इस सिचुएशन में नजर आया था बाद में अटैक्स के बाद। और 11 सितंबर 2001 न्यूयॉर्क में जो अटैक हुआ था, पाकिस्तान भी फोकस में आया था क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा अफगानिस्तान की वजह से जरूर फोकस में आया है। इल्जाम अफगानिस्तान पे लगा लेकिन पाकिस्तान भी फोकस में आया और यूएसए ने अटैक कर दिया था फिर अफगानिस्तान पे। और तब से अब तक मतलब अब आके पीस प्रोसेस, आई थिंक कोई ट्रीटी साइन हुई है अफगानिस्तान और ट्रम्प के दरमियान, तालिबान और ट्रम्प के दरमियान बेसिकली। यस, पीस ट्रीटी, आई थिंक मुझे एग्जैक्टली इसका नेम नहीं याद आ रहा, इसी साल में साइन हुई है। इस सब कंफ्लिक्ट को, अफगानिस्तान और यूएसए कंफ्लिक्ट को खत्म करने के लिए पीस ट्रीटी एक साइन किया दोनों कंट्रीज ने। तो तब का 2001 से शुरू हुआ अब आके पीस ट्रीटी साइन हुई इन कंट्री में, क्योंकि यूएसए ने तो अटैक कर दिया था अफगानिस्तान पे और अच्छा खासा बहुत टाइम ही चलता रहे। फिर एज एन एलाय पाकिस्तान वंस अगेन रिसीव जनरस फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द वेस्टर्न पावर्स स्पेशली द यूएसए। और फिर वेस्टर्न पावर्स ने, हम लोग क्योंकि शुरू से यूएसए को सपोर्ट कर रहे थे, जियाउल हक के टाइम से हमारे यूएसए के साथ रिलेशंस काफी बेहतर हो गए थे और हमने अगेन यूएसए को सपोर्ट किया था। तो उसके बाद से जो था इस सपोर्ट की वजह से जो था बहुत से पाकिस्तान को पैसे मिले और वेस्टर्न पावर्स से भी और बहुत से फाइनेंशियल सपोर्ट मिली थी इस यूएसए को सपोर्ट करने में। यूएसए ने भी बहुत पाकिस्तान को फाइनेंशियली सपोर्ट किया था उस टाइम। सो फाइनली क्लास, दिस इज द टुडेज लेक्चर। हमने रीडिंग जितनी करनी थी 97 पेज तक हम कर चुके हैं। अब फाइनली इट्स टाइम टू डू द कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन नंबर 4। ओके, 1 और 2 क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर में तो कोई क्वेश्चन नहीं था, उससे पहले लेक्चर में हम ये 1 और 2 क्वेश्चन जो है कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन टाइमलाइन का है। टाइमलाइन तो तभी बनेगी जब हम पूरा चैप्टर रीड कर लेंगे, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमने अभी करना है, 5 हमने नहीं करना, फिर 6 रह जाएगा। जनरल मुशर्रफ के बारे में हमने अभी पढ़ा तो है लेकिन मजीद कुछ पढ़ने वाला रहता है आगे। हमने जो रिमेनिंग टॉपिक है उसमें है जनरल मुशर्रफ के बारे में, तो तभी करेंगे इस क्वेश्चन को। उससे पहले अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे इस चैप्टर का। Okay, what were the causes of dispute between Pakistan and India? How did this become much more dangerous in 1990? सबसे पहले आपने इनको यहाँ पे बताना है कि causes of dispute पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक लड़ाई झगड़े की डिस्प्यूट की वजह है वो क्या है, और फिर 1990 में ये इशू मजीद कैसे बढ़ गया था। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ डिस्प्यूट में। कॉजेज ऑफ डिस्प्यूट की जब बात की जाए तो मेजर पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट जो दोनों कंट्रीज के दरमियान था वो था कश्मीर। ठीक है, कश्मीर की वजह से बहुत इशू खराब हुआ। हम रीजन पे नहीं जाएंगे कि क्या रीजन थी इस कन्फ्लिक्ट की, कश्मीर पे रीजन पे नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे कश्मीर रीजन था, उसकी वजह से क्या क्या इश्यूज हुए। फिर 1948 की वॉर हुई, ये आप सबको आइडिया होगा, कश्मीर पे 1948 की वॉर हुई थी।
देन फिर प्लेबिसाइड इन कश्मीर बाय यूनाइटेड नेशंस। प्लेबिसाइड हमने थोड़ा बहुत अगर आपको याद हो कश्मीर के बारे में हमने जब प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, प्लेबिसाइड यूनाइटेड नेशन ने बीच में इंटरवीन किया था 1949 में, और उन्होंने एक प्लेबिसाइड करवाया था कश्मीर में कि लोग क्या चाहते हैं, और लोगों ने कहा था हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, कश्मीर के लोगों ने ये कहा था। लेकिन खैर उसके बाद फिर इशू हुए और वॉर्स हुई, 1965 की वॉर हुई, 1971 की वॉर हुई जो कि कश्मीर पे हुई थी, और ये इश्यूज बहुत चलते रहे। तो आप इनको जनरल थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे इस पॉइंट ऑफ मेजर पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कश्मीर के अंडर। आप इन चीजों को थोड़ा थोड़ा ओवरऑल जनरली डिस्कस करोगे। देन फिर एक इशू एक और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा था जब दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर पावर बनी थी, और न्यूक्लियर पावर के बाद दोनों कंट्रीज में टेंशन मजीद बढ़ गई थी। और आप इसमें न्यूक्लियर बॉम्ब ये जनरली इसमें भी जनरली आप बताओगे कि जब दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर पावर बनी उसके बाद टेंशन और ज्यादा बढ़ गई थी इन दोनों कंट्रीज में। फिर ट्रीटी भी साइन की दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने, और जो न्यूक्लियर टेस्टिंग की हमने जो भी न्यूक्लियर टेस्टिंग के बारे में पढ़ा आप वो भी जनरल बता लो, इसमें इंक्लूड कर लो। देन न्यूक्लियर पावर पे आप इसी तरह से एक्सप्लेन करोगे न्यूक्लियर पावर को दोनों कंट्रीज से रेलिवेंट। ओके, देन फिर फाइनली अब ये आई थिंक इतनी रीजंस काफी है। फर्स्ट वाला पार्ट में तो इतना ही जाएगा, जो क्वेश्चन के 2 पार्ट्स है ना। फर्स्ट पार्ट में आपने यहाँ न्यूक्लियर पावर तक एक्सप्लेन कर दिया, ये कॉजेज ऑफ डिस्प्यूट थे। अब 1990 में ये इशू कैसे ये जो इशू था मजीद 1990s में कैसे मजीद बढ़ गया था। एक तो न्यूक्लियर पावर बनी थी, एक तो उसकी वजह से, और दूसरी चीज जो कारगिल वॉर हुई थी 1999 में। ठीक है, अगेन मेजर पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या था दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट का, जो कि कश्मीर था। आप कश्मीर को लेके चलोगे जनरली थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर दोगे मेजर इवेंट्स को जो कश्मीर की वजह से हुए थे। फिर ये मसला मजीद डेंजरस कब हुआ था 1990s में, जब दोनों कंट्री ये न्यूक्लियर पावर बनी थी दोनों कंट्रीज, उसके बाद से टेंशन मजीद बढ़ी थी। और फिर फाइनली जो मजीद रीजन थी वो कारगिल वॉर थी 1999 की, जिस पर अभी हमने बात की। और इसकी वजह से मजीद और ज्यादा कारगिल वॉर की वजह से तो और ही ज्यादा इश्यूज जो थे दोनों कंट्रीज में हो गए थे, और रिलेशंस और खराब हो गए थे। So class, this is our whole lecture, today's lecture. Now it is your diary to do question number 4 of chapter number 12 on your journals. Question number 4 अभी मैंने explain किया, आपने जिस तरह से इसका आंसर करना है। और काइंडली ऑब्जेक्टिव इसका साथ साथ लर्न करें, इसमें ऑब्जेक्टिव है क्योंकि बहुत चीजें इस चैप्टर में लर्न करने वाली। So that's all for now. Thank you everyone. Take care of yourselves. Allah Hafiz.